नमस्ते बच्चों, मैं सतीश अवस्थी। पिछली कक्षा में अपन ने वाक्य शुद्धि के बारे में चर्चा की थी। कुछ नियम्स मैंने लिखाए थे जिनके आधार पर हम ये पता लगा लेते हैं कि वाक्य में कहाँ त्रुटि है, वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। मैंने कल भी बताया था आपको कि वाक्य में वाक्य शुद्धि पर जो सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं, वो दो तरह से आते हैं। एक तरह तो ये होता है कि वो 4 विकल्प देता है और 4 विकल्पों में से 3 वाक्य शुद्ध देता है, 1 वाक्य अशुद्ध देता है, या 3 वाक्य शुद्ध देता है, 1 अशुद्ध देता है, या 3 अशुद्ध देता है, 1 शुद्ध देता है, और आपसे ये पूछता है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। एक तो तरीका ये होगा। दूसरा तरीका वाक्य शुद्धि पर प्रश्न आने का ये होता है कि वो एक अशुद्ध वाक्य आपके सामने दे देगा और आपसे पूछेगा कि भैया ये वाक्य अशुद्ध है और इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि वाक्य में किस किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं और उन अशुद्धियों के आधार पर हम वाक्य की अशुद्धि को पकड़कर बता सकते हैं कि वाक्य में इस प्रकार की अशुद्धि है। वाक्य में निम्न प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। पहले तो मैं आपको लिख दूं कौन कौन सी अशुद्धियां हैं जो वाक्य में पाई जाती हैं। अशुद्धियां पाई जाती हैं तो पहली प्रकार की अशुद्धि होती है मेरे बच्चे लोगों, पद क्रम संबंधी। पद क्रम संबंधी अशुद्धि होती है। पदक्रम संबंधी अशुद्धि कैसे होती है? भाषा होती है, भाषा, और भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण मिलकर के मेरे बच्चे लोगों शब्द बनते हैं और शब्द से बनता है आपका वाक्य। सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब मैंने लिखा है यहाँ पर पद और यहाँ पर लिखा है मैंने शब्द। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये शब्द है और ये है पद, इन दोनों में अंतर क्या होता है। शब्द जो होता है वो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। जब किसी भी शब्द को वाक्यों में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वाक्य के अन्य पदों के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है, तब वो पद कहलाता है। अगर अकेला आए तो शब्द कहलाता है और उस शब्द का अगर वाक्यों में प्रयोग हो जाए तो वो पद कहलाता है। तो यहाँ पर जो पहली प्रकार की त्रुटि है, अशुद्धि है, वो पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। हिंदी ये कहती है कि जब किसी भी वाक्य का निर्माण किया जाए, किसी भी वाक्य की रचना की जाए, तो सबसे पहले आपका कर्ता होना चाहिए, कर्ता के बाद आपका कर्म ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसके बाद वाक्य में क्रिया होनी चाहिए। यह है पदों का सही क्रम। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, जहां कर्ता का स्थान होना चाहिए वहां कर्ता को नहीं लिखता है, जहां कर्म का स्थान होता है वहां कर्म को नहीं लिखता है, जहां क्रिया का स्थान होता है वहां क्रिया को नहीं लिखता है, और ऐसे वाक्य में त्रुटि होती है, वो पद क्रम संबंधी त्रुटि कहलाती है। अब देखते हैं एक उदाहरण। कार चलाता है वह। इस वाक्य में कर्ता वह है, कार कर्म है और चलाता क्रिया है। इसमें कर्ता को अंतिम स्थिति में लिखा गया है, अंतिम रूप में लिखा गया है, जबकि कर्ता का स्थान पहले होना चाहिए। तो इस वाक्य में पदों का क्रम सही नहीं है, इसलिए इस वाक्य में पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। पदों का सही क्रम क्या होगा? पहले कर्ता होगा वह, फिर कर्म होगा कार, फिर होगा आपका क्रिया चलाता है। इस प्रकार की त्रुटि को हम पद क्रम संबंधी त्रुटि या अशुद्धि कहते हैं।
एक उदाहरण देते हैं अपन और आपको। कई रोडवेज के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ये वाक्य आपके सामने है। ये वाक्य का एक पद है, ये भी पद है, ये भी भैया पद है, ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। आप थोड़ा सा इस पर चिंतन कीजिए कि इस वाक्य के जितने भी पद हैं उनका सही क्रम है या नहीं है। कई रोडवेज के नहीं, कई कर्मचारियों, कई जो शब्द है वो कर्मचारियों से पहले आना चाहिए, रोडवेज से पहले नहीं। तो इसका सही रूप क्या होगा? रोडवेज के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। यह है इसका रूप। इस प्रकार की त्रुटि को हम पदक्रम संबंधी त्रुटि कहते हैं। नंबर 2 प्रकार की त्रुटि है आपकी संज्ञा संबंधी त्रुटि। संज्ञा संबंधी अशुद्धि। और संज्ञा संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो में 2 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। पहली प्रकार की अशुद्धि ये होती है कि अनावश्यक पद संबंधी, अनावश्यक पद संबंधी, और दूसरी होती है अनुपयुक्त पद संबंधी। अब पहले दोनों का मतलब समझ लो क्या कहना चाहिए। अनावश्यक का मतलब तो यह होता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं हो, अर्थात एक ऐसा वाक्य आएगा जिसमें 2 पद दिए होंगे और दोनों पदों का समान अर्थ होगा। ऐसी स्थिति में जब दोनों पदों का समान अर्थ होगा तो एक पद हमारे लिए अनावश्यक होगा, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। तब हम दूसरा जो पद है जो बाद में आया है उसको हम वाक्य से हटा देंगे। या दूसरी कंडीशन इसमें यह हो सकती है कि 2 पद दिए हुए होंगे और दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होंगे, तब एक पद को हमको अनावश्यक मानकर उसको हटाना होगा। ये तो है अनावश्यक पद संबंधी। अनुपयुक्त का मतलब यह होता है कि जो पद वाक्य में प्रयुक्त किया गया है वो पद वाक्य के अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, वो वाक्य के अर्थ को अनर्थ कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम उस अनुपयुक्त पद को हटाते हैं और उसके स्थान पर उपयुक्त पद को वहां पर लिखते हैं। तो देख लिए दोनों का उदाहरण देखते हैं अपन। कृपया मेरे बेटे की शादी में पधारने की कृपा करें। ये वाक्य मैंने लिखा है। जब वाक्य शुद्धि का टॉपिक शुरू किया था तो मैंने दूसरे नंबर का एक नियम लिखाया था और उस दूसरे नंबर के नियम में मैंने ये लिखाया था, अगर किसी वाक्य में कृपया, कृपा, समय, काल और दूसरा व्यवस्था, प्रबंध, गुलामी, दास्ता, चक्र, पहिया, जन, पुरुष, मौजूदा, वर्तमान, केवल, मात्र, ये शब्द साथ साथ आ जाएं
तो इन दोनों शब्दों का समान अर्थ होता है। ऐसी स्थिति में वाक्य अशुद्ध होता है और समान अर्थ देने वाले दोनों शब्दों में से जो शब्द बाद में आता है हम उसको अनावश्यक मानकर वाक्य से हटा देते हैं। तो कृपया शब्द आ गया, कृपा शब्द आ गया, दोनों का अर्थ एक है, इसलिए बाद वाला शब्द हमारे लिए कैसा है, अनावश्यक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, कृपया मेरे बेटे की शादी में पधारें, बस इतना ही वाक्य होगा। कृपया अपन को हटाइए। अब आप कहोगे गुरुजी दूसरा ही क्यों, पहला भी हटा सकते हैं? बिल्कुल पहला हटा सकते हैं। अगर हमसे कोई वाक्य को शुद्ध रूप में पुनः लिखवाता है तब तो हम दोनों में से किसी को हटा सकते हैं। अगर प्रतियोगिता परीक्षा में ये सवाल आ जाए और वो ये कह दे कि वो तो यही पूछेगा शुद्ध है क्या शुद्ध, हम कह देंगे शुद्ध, हमें लिखना नहीं है। परंतु एक स्थिति ये भी आ जाती है, कभी कभी वो क्या करता है, यहां से यहां तक की चीज को कहता है ए पोर्शन, यहां से यहां तक की चीज को कहता है वो बी पोर्शन, और यहां से यहां तक की चीज को कहता है वो सी पोर्शन, और यहां से यहां तक की चीज को कहता है वो डी पोर्शन। अगर ऐसे स्थिति आ जाती है परीक्षा में, ऐसे वो उत्तर पूछना चाहता है, यहां से लेकर यहां तक कहता है वो ये ए पोर्शन है, यहां से लेकर यहां कहता है ये बी पोर्शन है, यहां से लेकर यहां कहता है ये सी पोर्शन है, और यहां से लेकर यहां कहता है ये डी पोर्शन है, और आपको बताना है गलती कहां है। अगर ए में गलती है तो आपका उत्तर ए होगा, अगर बी पोर्शन में गलती है तो बी होगा, सी में गलती है सी होगा, डी में गलती है तो डी होगा, और एक ऑप्शन होता है ई, वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में आप कहोगे गुरुजी हम तो ए बताएंगे, तब गलत माना जाएगा, क्योंकि वाक्य शुद्धि में हमेशा बाद वाली चीज को अनावश्यक माना जाता है। तो आपका उत्तर होगा यहाँ डी। पक्का? अब ये होगी आपकी भैया अनावश्यक। अब बात करते हैं अनुपयुक्त। अनुपयुक्त का मतलब है कि वाक्य के अंदर जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वो वाक्य के अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है। ऐसी स्थिति में हमें उस अनुपयुक्त पद को हटाना है और उसके स्थान पर उपयुक्त पद लिखना है। देखिए, आकाश में तारे चमक रहे थे, ये वाक्य आपके सामने है। आकाश में तारे चमक रहे थे। तारे चमकते नहीं हैं बच्चे लोगों, ये पद अनुपयुक्त है। इसका उपयुक्त होगा आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। ये हो गया, ये वाक्य की दृष्टि से अनुपयुक्त है, इसको हमने हटाया है, इसके स्थान पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया है। तो वाक्य में दो प्रकार की अशुद्धियां थी, एक होती है पदक्रम संबंधी अशुद्धि और दूसरी होती है संज्ञा संबंधी अशुद्धि। संज्ञा संबंधी अशुद्धि में पहली अशुद्धि होती है अनावश्यक पद, उसको हटाना है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक अनुपयुक्त होता है। अब दोनों स्थितियों को मैंने समझा दिया, अब दोनों पर मैं सवाल दे रहा हूं, उन दोनों पर सवाल दे रहा हूं, आप उन पर थोड़ा चिंतन करेंगे, फिर अपन उस पर विचार करेंगे।
पहला वाक्य, वह गुनगुने गरम पानी से नहाता है। वह गुनगुने गरम पानी से नहाता है। दूसरा वाक्य, भीड़ में कई भरतपुर के लोग थे। केवल यहाँ 2 कूलर रखे हैं। केवल यहाँ 2 कूलर रखे हैं। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। मैं शुद्ध गाय का दूध पीता हूँ। मैं शुद्ध गाय का दूध पीता हूँ। अगला, रसखान पक्के कृष्ण के भक्त थे। रसखान पक्के कृष्ण के भक्त थे। अन्ना हजारे लोकपाल पर क्या फिर आंदोलन करेंगे? अगले 2 दिनों में, अगले 2 दिनों में सीमा हत्याकांड का निपटारा हो जाएगा। हो जाएगा। अगला, चिंतन करिए 10 सेकंड के लिए। फिर और लिखेंगे इनको मिटाने के बाद और वाक्य। फिर आपको काफ़ी सारे 100, 200, 250, 300 जो 2011 से लेकर के 2019 तक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो वाक्य आए हैं उनको आप प्रैक्टिस के लिए देंगे। हम आपको पहले इन पर विचार करते हैं। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। गुनगुना भी तो गर्म होता है।
गरम कह दूं, गुनगुना कह दूं, एक ही बात है। दो पद आ गए, दोनों का अर्थ एक है, तो बाद वाला कैसा होगा? अनावश्यक। तो अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि है वह गुनगुने पानी से नहाता है। गरम को हटा देंगे हम। तो किस प्रकार की त्रुटि है? दो पद हैं, दोनों का अर्थ एक है। ऐसी स्थिति में हम बाद वाले पद को अनावश्यक मानकर वाक्य से हटा देते हैं। ये तो आपका हो गया पहला वाक्य। अब दूसरे वाक्य की बात करें। भीड़ में कई भरतपुर के लोग थे। अब देखिए, कोई कई भरतपुर नहीं, कई लोग थे। तो ये कई शब्द यहां नहीं आना चाहिए। देखिए, सही रूप होगा भीड़ में भरतपुर के कई लोग थे। इसमें क्या है? पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। ये पद यहां नहीं होना चाहिए, ये पद यहां होना चाहिए। आगे बात करते हैं। ये वाक्य होगा। तीसरा वाक्य देखो बच्चों, तीसरा वाक्य है आपका, केवल यहां दो कूलर रखे हैं। देखिए कैसे वाक्य का पदक्रम सही नहीं है। यहां केवल दो कूलर रखे हैं। तो ये जो केवल शब्द है, इसका स्थान यहां नहीं है, इसका स्थान है यहां पर। तो पदों का क्रम सही नहीं है, तो इसमें भी पद क्रम संबंधी अशुद्धि पक्का। आगे चलते हैं भैया। अगला है, यहां शुद्ध गाय, गाय शुद्ध नहीं है, शुद्ध गाय का दूध है। तो ये शुद्ध जो शब्द है, ये जो शुद्ध शब्द है, ये गाय से पहले नहीं आना चाहिए, दूध से पहले आना चाहिए। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। मैं शुद्ध गाय का दूध पीता हूं, वही बात है। मैं गाय का शुद्ध दूध पीता हूं। रसखान पक्के कृष्ण के भक्त थे। पक्के कृष्ण नहीं, पक्के भक्त हैं। रसखान कृष्ण के पक्के भक्त थे। अन्ना हजारे लोकपाल पर क्या फिर आंदोलन करेंगे? क्या शब्द प्रश्न का बोध कराता है, और प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द वाक्य के प्रारंभ में होते हैं। क्या अन्ना हजारे लोकपाल पर फिर आंदोलन करेंगे? अगले 2 दिनों में सीमा हत्याकांड का निपटारा हो जाएगा। सीमा हत्याकांड का निपटारा अगले 2 दिनों में हो जाएगा। तो पहले ये पद आएगा, उसके बाद ये पद आएगा। किस प्रकार की अशुद्धि है? पद कर्म संबंधी अशुद्धि। आगे चलते हैं भैया।
अगला उदाहरण लिखता हूं मैं, आपको सोचना। नौजवान युवक, नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। नौजवान शब्द दे दिया, इस नौजवान में युवक भी आते हैं, इस नौजवान में युवतियां भी आती हैं, तो इन दोनों का मिक्सचर रूप ही तो नौजवान है, तो ये दोनों पद अनावश्यक हैं। क्या कहेंगे? नौजवानों को आगे आना चाहिए। नौजवानों को आगे आना चाहिए। अगला, वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाती है। वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाती है। मैंने बताया वर्षाकालीन समय आ गया तो यहां दिनों की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्षा काल में कीचड़ हो जाती है। पक्का? ये पद कैसा है? अनावश्यक। ये पद कैसा है? अनावश्यक। आगे, वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। मैं सचिवालय कह दूं, मैं कार्यालय कह दूं, दोनों का मतलब एक है, तो वह क्या कहेंगे अपन? एक पद अनावश्यक है। दोनों का अर्थ समान है, इनमें एक पद अनावश्यक है। अनावश्यक किसको मानेंगे? बाद वाले को, और बाद वाले पद को अनावश्यक है तो उसको हटा देंगे। वह सचिवालय में लिपिक है। पक्का? अगला वाक्य देखते हैं बच्चे लोगों। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। अब विंध्याचल शब्द के बारे में टुकड़े करते हैं। विंध्य धन अचल। समझना बात को। अचल का मतलब होता है पर्वत और अचला का मतलब होता है पृथ्वी। अचल शब्द आ गया, अचल का मतलब भी पर्वत है और पर्वत भी इसमें दे दिया, तो बाद वाला अनावश्यक हो गया।
तो कैसे कि लिखेंगे इसको? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। पक्का? अगला वाक्य, प्रशांत सज्जन पुरुष है। अब सुनिए बच्चे लोगों, ये शब्द दे दिया आपका सज्जन, व्यंजन संधि, इसके टुकड़े होंगे सत धन जन। और मैं नियम में लिखा चुका हूं आपको, जब वाक्य शुद्धि का टॉपिक की शुरुआत की थी अपन ने, कि मेरे बच्चे लोगों जन शब्द और पुरुष शब्द दोनों साथ साथ आ जाएं तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसलिए वाक्य अशुद्ध होता है। और जो बाद में आता है उसे अनावश्यक मानकर हम हटा देंगे। बाद में क्या आया है? पुरुष, तो इसका शुद्धिकरण होगा प्रशांत सज्जन है। पक्का? ये आपका एक चीज क्लियर। अगली बात करते हैं आपसे, अगला वाक्य लिखते हैं आपके सामने, सीता राम की स्त्री है। देखिए वाक्य में कहाँ है? सीता राम की स्त्री तो पूरी महिला वर्ग के लिए आता है, पर्टिकुलर व्यक्ति की क्या होती है? सीता राम की, बोलिए भाइयों, पत्नी है। तो ये पद अनावश्यक है, इसको हटाया है और इसके स्थान पर आवश्यक पद को लाए हैं। तो इसमें अनुपयुक्त पद है, इस अनुपयुक्त पद को हटाया है और उपयुक्त पद को लाए हैं, तो इसमें अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि है। अगला लिखते हैं, विख्यात आतंकवादी पकड़ा गया। अब सुनिए भाइयों, एक होता है विख्यात शब्द होता है, एक होता है कुख्यात। ठीक है, दोनों ही प्रसिद्ध होते हैं। विख्यात होता है अच्छे कार्यों के लिए और कुख्यात होता है बुरे कार्यों के लिए। अब आतंकवादी अच्छे कार्यों के लिए है या बुरे कार्यों के लिए? बुरे कार्यों के लिए है। तो यहां पर ये पद हटेगा, ये अनुपयुक्त है और उपयुक्त पद होगा कुख्यात आतंकवादी
पकड़ा गया। ठीक है, ये अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए। अब समझना बात को। एक शब्द होता है भेंट और एक शब्द होता है प्रदान। दोनों का अर्थ होता है देना, पर देना भी दो तरह से होता है। जब छोटे के द्वारा बड़ों को दिया जाता है तो वहां भेंट शब्द का प्रयोग होता है, और जब बड़े के द्वारा छोटों को दिया जाता है तो वहां प्रदान शब्द का प्रयोग होता है। जब देने वाला छोटा हो और जिसको दिया जाए वो बड़ा हो तो वहां भेंट का प्रयोग करते हैं। जब देने वाला बड़ा हो और जिसको दिया जाए वो छोटा हो तो वहां प्रदान का करते हैं। राष्ट्रपति बड़े हैं और छोटों को दे रहे हैं तो यह भेंट नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका प्रदान। कैसे लिखेंगे? राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। अगला वाक्य, दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। दूसरा वाक्य, देश के कई मुद्दे चिंताजनक हैं। मैंने नोट में लिखा रखा है आपको, जो बीमारी होती है, बीमारी ये हमेशा चिंताजनक होती है, चिंताजनक। और जो मुद्दे होते हैं भैया, वो मुद्दे होते हैं चिंतनीय। ठीक है, तो ये दोनों पद यहां पर ये भी अनुपयुक्त है और भैया ये भी अनुपयुक्त है। उपयुक्त क्या होगा? दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। उपयुक्त पद क्या होगा? चिंता। अनुपयुक्त क्या है? चिंतनीय। यहाँ क्या होगा? देश के कई मुद्दे चिंतनीय हैं। समझ में आ गया कि बीमारी है तो चिंताजनक है, मुद्दे हैं तो चिंतनीय है। अगला वाक्य लिखता हूं, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। दूसरा वाक्य लिखता हूं, आपकी समस्या का उत्तर मेरे पास है।
अगला बार, मैंने इस काम में बहुत बड़ी अशुद्धि की। मैं आपको नोट में लिखा चुका हूं, प्रश्न का उत्तर होता है, समस्या का समाधान होता है। यहाँ प्रश्न आया है, समाधान है, ये अनुपयुक्त है। यहाँ समस्या आई है, यहाँ उत्तर आया, ये भी अनुपयुक्त है। तो सही रूपांतर क्या होगा? आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, इसका क्या होगा? आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। पक्का? मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की। काम में अशुद्धि नहीं होती है, काम में भूल होती है, लिखने में अशुद्धि होती है। मैंने इस काम में बड़ी भूल की। ठीक है, कैसी गलती है? अनुपयुक्त संबंधी। आगे सवाल। अब मैं तीनों के मिक्सर दो चार उदाहरण अब आप देखेंगे, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप क्लियर करेंगे उसको। इस पत्र में जो कुछ कहा गया है वह झूठ है। इस पत्र में जो कुछ कहा गया है वो क्या है? झूठ है। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, मैं सोमवार के दिन उपवास रखता हूँ। मैं सोमवार के दिन उपवास रखता हूँ। अगला, देश में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। देश में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। हमारे प्रांत में मनुष्य मेहनती हैं। हमारे प्रांत में मनुष्य मेहनती हैं। अगला, शायद
वह आज जरूर आएगा। शायद वह आज जरूर आएगा। इस पत्र में जो कुछ कहा गया है वो झूठ है। पत्र में कुछ कहा थोड़ी जाता है, लिखा जाता है भैया। पत्र में कहा नहीं जाता, लिखा जाता है। और ध्यान रखिए, कहा गया ये अनुपयुक्त है, लिखा गया है वो उपयुक्त है। तो इस पत्र में जो कुछ लिखा गया है वह झूठ है। तो अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि, मैं सोमवार के दिन उपवास रखता हूं, मैंने नोट में लिखा हुआ है। अगर वार और दिन दोनों का अर्थ समान होता है, अगर ये दोनों पद एक साथ वाक्य में आ जाए तो बाद वाले को अनावश्यक मानकर वाक्य से हटा देते हैं। तो बाद वाला क्या है? दिन। मैं सोमवार को उपवास रखता हूं। देश में अराजकता की समस्या बढ़ रही है, इसमें तो अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि है, इसमें अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि है। देश में अराजकता की समस्या बढ़ रही है, अराजकता अपने आप में एक समस्या है, इसलिए समस्या कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि है। देश में अराजकता बढ़ रही है। हमारे प्रांत में मनुष्य मेहनती है। मनुष्य तो एक जाति का बोध कराने वाला शब्द होता है, मनुष्य मेहनती नहीं होता, लोग मेहनती होते हैं। तो ये अनुपयुक्त शब्द है, ये हटेगा, लोग शब्द आएगा। हमारे प्रांत में लोग मेहनती हैं। शायद वह आज जरूर आएगा। मैंने एक बात बताई थी कि जो अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि होती है उसमें यह होता है, दो पद वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, दोनों पदों का अर्थ एक होगा, या वाक्य में दो पद ऐसे होंगे जो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ऐसी स्थिति में बाद वाले पद को अनावश्यक मानकर हटा देंगे। शायद भी लग गया, जरूर भी लग गया, दोनों पद अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत हैं, बाद वाले को हम हटा देंगे। शायद वह आज आएगा। क्लियर? ये हुआ आपका एक बात। तो वाक्य में जो अशुद्धियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं? पहली अशुद्धि में लिखा चुका था आपको पदक्रम संबंधी, और इसके बारे में मैं आपको बता चुका था। पदक्रम संबंधी में क्या, पद क्रम संबंधी में क्या होता है? पदों का क्रम सही नहीं होता है। दूसरी है आपकी पद पहली क्रम संबंधी। दूसरी है संज्ञा संबंधी। पहली और ये दूसरी। और संज्ञा संबंधी में अपन ने बताई थी कि दो बातें होती हैं। एक होती है अनावश्यक पद संबंधी, दूसरी होती है अनुपयुक्त पद संबंधी। इन तीनों के बारे में मैं आपको समझा चुका। इसके बाद जो अगली क्लास में अपन बात करेंगे, उसके बाद सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होती है भाइयों, उसके बाद विशेषण संबंधी अशुद्धि होती है भाइयों, उसके बाद क्रिया संबंधी अशुद्धि होती है, उसके बाद लिंग संबंधी अशुद्धि होती है, उसके बाद वचन संबंधी अशुद्धि होती है, और उसके बाद कारक संबंधी अशुद्धि होती है।
तो 1 2 ये होगी 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो अपन ने 2 बातें कर ली। अगली क्लास में अपन सर्वनाम संबंधी अशुद्धि करेंगे। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि में भैया ये होगा कि वाक्य में जो सर्वनाम पद है उसमें अशुद्धि होगी। सर्वनाम पद में अशुद्धि हो सकती है। सर्वनाम का गलत प्रयोग भी हो सकता है, सर्वनाम का प्रयोग नहीं भी हो सकता है। विशेषण संबंधी वाक्य में जो विशेषण होगा उसमें त्रुटि होगी, विशेषण पद संबंधी अशुद्धि कहलाएगी। क्रिया में भी, वाक्य में जब क्रिया संबंधी अशुद्धि होती है तो हमको पहले वाक्य में क्रिया को ही पकड़ना चाहिए। क्रिया का रूप बदल सकता है। वजलिंग क्या होगा कि पुल्लिंग की क्रिया होनी चाहिए, स्त्रीलिंग दिया स्त्रीलिंग की होनी चाहिए, पुल्लिंग दे दिया। वचन में क्या हो, एक वचन का प्रयोग होना चाहिए, बहुवचन कर दिया बहुवचन का होना चाहिए, एक वचन का। और कारक के संबंध में मैं आपको बता ही चुका था, महत्वपूर्ण नियम में लिखा भी चुका था। के अंदर और के ऊपर वाला वो कारक में ही आता है, में या पर अधिकरण कारक में, तो उस संबंधी होगी। अब मैं आपको 2 वाक्य देता हूं इनसे संबंधित। अब इनके बारे में मैंने बताया नहीं, बहुत सारे उदाहरण करा दिए, इसके अलावा और भी दे देंगे। अगर ये उदाहरण आपको समझ में आ जाते हैं कि कैसे गलती आपकी पकड़ में आ जाती है, तो परीक्षा में पूरा विश्वास है कि आपका सवाल सही होगा। ये लिखा मैंने पहला वाक्य, और पहला वाक्य सुनिए मैं क्या लिख रहा हूं। आकाश में झंडा लहरा रहा है। आकाश में झंडा लहरा रहा है। आपका ऑप्शन 3 है। क्या इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि है? क्या इसमें अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि है? क्या इसमें अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि है? ये आपको देखना। पहला सवाल, आकाश में झंडा लहरा रहा है। नंबर 2 सवाल, किसी और दूसरे मजदूर से बात करूंगा। किसी और दूसरे मजदूर से बात करूंगा। ये आपका 2 हो गया। इन पर चिंतन कीजिए, आप कहाँ हैं, किस प्रकार की अशुद्धि है। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। माताजी दही जमा रही हैं। ये 4 वाक्यों पर आप चिंतन कर लीजिए, फिर अपन अगली क्लास में बात करेंगे। झंडा लहराया नहीं जाता, फहराया जाता है। ये अनुपयुक्त है और ये उपयुक्त है। तो अनुपयुक्त पद संबंधी अशुद्धि, किसी और दूसरे और दूसरे दोनों का अर्थ एक है। इसमें अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि है, किसी और मजदूर से बात करूंगा। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, अमूल्य नहीं है, बहुमूल्य होता है, इसलिए ये अनुपयुक्त है। इसके स्थान पर उपयुक्त होगा बहुमूल्य। माताजी दही जमा रही है, दही नहीं जमाया जाता है, दूध जमाया जाता है। तो ये अनुपयुक्त है और ये उपयुक्त है। ठीक है, अब अगली क्लास में आपसे
फिर मुलाकात होगी।